लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। अकबर की ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम अकबर से कि अकबर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुग़ल कौन सा ऐसा मुग़ल शासक है जो अशिक्षित था। तो अकबर जो है अशिक्षित थे और 9 वर्ष में ये गजनी के राज्यपाल बना दिए गए थे, क्योंकि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बार बार भूल जाते थे बात को। यहाँ से हम गजनी पिक्चर में जैसे आमिर खान बार बार भूल जाता है, ऐसे ही हम इसको जोड़ लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अकबर जो है बहुत ही तेज़ तर्राक बुद्धिमान आदमी था, लेकिन हम इसे केवल जोड़ने के लिए बता रहे हैं कि अकबर के कुछ याद नहीं रहता था, जैसे गजनी फिल्म में आमिर खान के कुछ याद नहीं रहता। तो ऐसे ही जो है हम गजनी से इसको जोड़ लेंगे कि अकबर अशिक्षित था और 9 वर्ष की उम्र में ही उसको गजनी का राज्यपाल बना दिया गया था। इसके 2 शिक्षक थे, पीर मोहम्मद और बैरम खां। तीरंदाजी करना, तलवारबाजी करना, ये इनके शौक़ थे। और पीर मोहम्मद और बैरम खां इनके 2 शिक्षक थे। जो बैरम खां था उसको अकबर ने वकील सल्तनत का पद दिया हुआ था। वकील सल्तनत का पद का मतलब है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि मुग़ल का ये जो मुग़ल काल है इसमें सबसे ऊंचा पद कौन सा था। तो वकील ए सल्तनत का जो पद था वो सबसे ऊंचा पद था, प्रधानमंत्री कह सकते हो आप इसे। तो बैरम खां को वकील सल्तनत बनाया हुआ था अकबर ने। अब आते हैं इनकी पत्नी। अकबर की 3 पत्नियां थी, रुकैया बेगम, हरखा बाई और सलीमा बेगम। जो अकबर की बेगम थी रुकैया बेगम, ये रुकी रही, हिंदाल की लड़की थी ये। हिंदाल जो है बाबर का भाई था, हुमायूं का भाई था और अकबर का चाचा था। इसकी लड़की थी रुकैया बेगम। ये अकबर की मृत्यु के बाद मरी, इसीलिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रुकैया रुकी रही। और दूसरी पत्नी थी इसकी हरखा बाई और तीसरी पत्नी थी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम जो है इसकी चाचा की लड़की थी अकबर की, और सलीमा बेगम की शादी बैरम खां के साथ हुई थी। लेकिन क्योंकि बैरम खां 1560 ईस्वी में मर गया था, इसलिए सलीमा बेगम से बाद में अकबर ने शादी कर ली थी। उपाधि है इनकी अमीर उल मोमरीन। ये धार्मिक मामलों का प्रमुख बन गया था मजहर की घोषणा के बाद। अकबर जो है धार्मिक मामलों का प्रमुख बन गया था मजहर की घोषणा के बाद। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको कि इसने मजहर जारी करवाया था। मजहर जारी करवाने का उद्देश्य यही था कि ये धार्मिक मामलों का प्रमुख बनना चाहता था। और जब ये धार्मिक मामलों का प्रमुख बना अकबर, तब इसने अमीर उल मोमरीन की उपाधि ली थी। अकबर के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुए थे शाह अब्दुल माली। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अकबर के राज्याभिषेक में कौन शामिल नहीं हुआ था। शाह अब्दुल माली, क्योंकि ये माली था तो ये पेड़ पौधों को पानी देने चला गया था, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। वैसे अब शाह अब्दुल माली जो है बाबा इस हुमायूं को अपना फर्जंद बोलता है। फर्जंद मीन्स होता है पुत्र, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था अकबर के लिए भी। लेकिन इसने इनके राज्याभिषेक का कोई सम्मान नहीं किया था, ये नहीं गए थे। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अकबर के राज्याभिषेक में कौन शामिल नहीं हुआ था। शाह अब्दुल माली, यहाँ पे हमें बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये एग्ज़ाम में जब आता है तो भूल जाते हैं। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि माली था, ये पेड़ पौधों को पानी देने गया हुआ था उस दिन जिस दिन अकबर का राज्याभिषेक हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू जो है ये आदिल शाह का सेनापति था, और वजीर और सेनापति दोनों पद दिए हुए थे आदिल शाह ने हेमू को। आदिल शाह ये शेर शाह सूरी का भतीजा था, और हेमू ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। आगरा का सूबेदार था इस्कंदर खां उज्बेक। ये तो बिना युद्ध करे ही आगरा छोड़ कर भाग गया था। और दिल्ली का सूबेदार था उस समय तारदी बेग।
इसको भी हेमू ने पराजित कर दिया था और ये भी दिल्ली छोड़कर भाग गया था। और ये दोनों आगरा का सूबेदार जो इस्कंदर खां था, इसको याद करने की ट्रिक तो ये है कि इश्क या प्यार का जो सबसे अच्छा नमूना है वो ताजमहल है जो आगरा में है। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि इस्कंदर खां आगरा का सूबेदार था और तारदी बेग दिल्ली का सूबेदार था। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, तारदी में पीछे द है और दिल्ली में स्टार्टिंग में द है। दी दोनों में है, दिल्ली और तारदी। दिल्ली में तारदी बेग था और आगरा में इस्कंदर खां था और पंजाब में था खिरज खां। ये 3 सूबेदार थे। आगरा का सूबेदार तो पहुंचा था दिल्ली में, यानी इस्कंदर खां दिल्ली पहुंचा था। फिर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का जो सूबेदार था वो भी हरा दिया था, तारदी बेग भी, तो फिर ये दोनों पहुंचे थे पंजाब में खिरज खां के पास। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में आरपी त्रिपाठी इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने लिखा कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। क्योंकि जब ये युद्ध स्टार्टिंग में क्या हुआ, हेमू ने अपने तोपखाने को जो अग्रगामी दस्ता था, उसका दल था, उसके साथ भेज दिया था और मुग़ल सेनापति था अली कुली खां, उसने इस तोपखाने पे अधिकार कर लिया था, इसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस वजह से जो है हेमू थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुका था, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी ये। और दूसरी सिचुएशन ये हुई थी, देखो हेमू की जो सेना थी वो 30,000 की थी और जो अकबर की सेना थी वो 10,000 की थी। हेमू कहीं ना कहीं प्लस में था, लेकिन समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि हेमू का तोपखाना जो उसने अपने अग्रिम दल के साथ किया हुआ था, उस पर अली कुली खान ने अधिकार कर लिया था। और दूसरी सिचुएशन यह आई कि हेमू की आंख में एक तीर लग गया था जाके, और इस तीर की वजह से हेमू अपने हत्ती से नीचे गिर गया था और नीचे गिरते ही उसकी सेना में मच गई थी फिर भगदड़। तो इस तरीके से जो है आरपी त्रिपाठी ने लिखा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। अगर हेमू की आंख में वो तीर न लगा होता तो शायद पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम कुछ अलग ही होते। हेमू ने अपने जीवन में 24 लड़ाइयाँ लड़ी है, जिनमें 22 लड़ाई उसने जीती है। हेमू जो है जाति का बनिया था ये, और ये कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था, हिंदू शासक था, पूछा जाता है कई बार। और इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि ली थी। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला 14वां शासक है ये, और अंतिम हिंदू भी है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। इस तरीके से ये कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसमें युद्ध में क्या होता है, हेमू पकड़ा जाता है और बैरम खां तलवार के एक वार से ही हेमू की गर्दन अलग कर देता है उसके धड़ से, और इस तरीके से हेमू मारा जाता है। फिर आते हैं बैरम खां के बारे में कुछ जान लेते हैं। बैरम खां शिया मत का मानने वाला था, और जो भी मुग़ल शासक हुए हैं ये सब सुन्नी हुए हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इससे चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि बैरम खां ही के संरक्षण में ही अकबर काम करता था। और अकबर भी अब महत्वाकांक्षी होने लगा था धीरे धीरे, क्योंकि जब वो गद्दे बैठा तब उसकी उम्र मात्र 13 साल 4 महीने की है। लेकिन जैसे जैसे अब वो बड़ा हुआ है, अब आ गया 1560 ईस्वी, वो हो चुका है 17 साल का। अब वो अकबर बैरम खां के हस्तक्षेप को कहीं ना कहीं दिक्कत मानने लगा, और बैरम खां भी अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगा है। और इसी बीच में जो अतका खैल है वो षड्यंत्र कर देती है। अतका खैल जो है एक दल है ये, जिसमें हमीदा बानो बेगम, महमनगा आदम खान और जीजी अनगा शामिल है। महम अनगा का लड़का है आदम खान।
तो इन्होंने षड्यंत्र किया है और अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़का दिया है। अब अकबर ने पीर मोहम्मद के द्वारा संदेश भिजवाया बैरम खां को कि आप जो है मक्का चले जाओ, लेकिन वो मक्का जाने के लिए चला है, लेकिन रास्ते में उसने जो है विद्रोह कर दिया है। फिर इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे दरबार में लाया जाता है। उसे 3 विकल्प दिए जाते हैं कि आप या तो कालपी और चंदेरी की सूबेदारी ले लो, ये सूबे हैं 2, कालपी और चंदेरी, इनकी सूबेदारी ले लो, या फिर आप दरबार में एक सलाहकार का पद ले लो, या फिर आप मक्का के लिए प्रस्थान करो। अब बैरम खां यही चुनता है कि मैं मक्का के लिए प्रस्थान करूँगा। गुजरात के पाटन जब वो चल देता है तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान का अफगान है, इसके पिता को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मार दिया था बैरम खान ने। वो इससे बदला लेने के लिए गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां बैरम खां को मार देता है। ये है 1561 की घटना। फिर जब जो सलीमा बेगम है, ये पत्नी है बैरम खां की, ये विधवा हो जाती है, तो इससे विवाह कर लेते हैं अकबर और इनके पुत्र को अपने पुत्र की तरह रखते हैं। अब्दुल रहीम इनका पुत्र है बैरम खान का, जो बाद में अकबर जिसे खाने खाना की उपाधि देते हैं। ये मात्र 4 वर्ष का है उस समय, तो अपने संरक्षण में रखता है अकबर, इसको अपने पुत्र की तरह पालता है अब्दुल रहीम को। और अब्दुल रहीम खान खाना बाद में जाके बहुत अच्छा कवि बनता है और सेनापति के पद को भी सुसज्जित करता है। ये इस तरीके से हमने बैरम खां को देखा। खाने खाने की उपाधि के बारे में पूछ लिया जहाँ कि बैरम खां को खाने खाने की उपाधि किसने दी थी, तो बैरम खां को खाने खाने की उपाधि हुमायूं ने दी थी पहले और बाद में अकबर ने दी थी।